हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय 3 संविधान निर्माण। हमने अपने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि लोकतंत्र में शासक अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं और साथ ही उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान कैसे बनते हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस ढंग से बनाता है। साथ ही हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। 1964 में नेल्सन मंडेला सहित अन्य 7 नेताओं को रणभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था की खिलाफत करने के लिए उम्र कैद की सजा दी गई। मंडेला को 28 वर्षों तक रॉबिन द्वीप में कैद करके रखा गया। रॉबिन द्वीप अफ्रीका की सबसे ज्यादा डरावनी जेल मानी जाती है और नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। तो रंगभेद होता है नस्ल पर आधारित भेदभाव, हम रंगभेद कहते हैं। इस व्यवस्था को दक्षिण अफ्रीका में यूरोप के गोरे लोगों ने लागू किया था। ये लोग 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से अफ्रीका व्यापार करने के लिए आए थे। इन लोगों ने हथियारों और जोर जबरदस्ती से अफ्रीका के लोगों को अपना दास बनाया, जिस प्रकार इन्होंने भारतीयों को बनाया था। गोरे लोग बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीका में रहने आए व इन्होंने वहां के स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। गोरे लोग अपने अलावा बाकी सभी लोगों को बहुत ज्यादा तुच्छ और नीचा मानते थे। साथ ही इन्होंने अश्वेतों यानी दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग जिनकी चमड़ी काले रंग की होती है उनको भी मतदान का अधिकार नहीं दिया था। अश्वेतों को गोरे लोगों की बस्तियों में रहने की अनुमति नहीं थी। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे लोगों और काले लोगों का बिल्कुल अलग अलग प्रबंध किया हुआ था। साथ ही इन्हें संगठन बनाने और विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। फिर 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीयों ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत से विरोध प्रदर्शन किए और बहुत सी हड़तालें भी आयोजित की। कुछ समझदार गोरे लोगों ने भी रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। कई देशों ने रंगभेद की निंदा की और इसके विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन फिर भी यूरोप के गोरे लोगों ने हजारों की संख्या में अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले भारतीयों की हत्या की और अपना शासन इसी तरह बनाए रखा। आगे बढ़ते हैं एक नए संविधान की ओर। जब रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष बढ़ने लगा तो सरकार को ये महसूस होने लगा कि अब वह जोर जबरदस्ती करके अपना शासन कायम नहीं कर सकती है। तो 26 अप्रैल 1994 को रंगभेद वाली शासन व्यवस्था खत्म हुई और अफ्रीका विश्व का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया और 28 वर्षों तक कैद में रहे नेल्सन मंडेला को भी रिहा कर दिया गया और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। स्वतंत्रता के बाद अश्वेत नेताओं ने समाज के लोगों से यह अनुरोध किया कि वे गोरे लोगों को माफ कर दे व उनके द्वारा किए गए सभी अत्याचारों को वे भूल जाएं। तो जब नया संविधान बनाया गया उसमें श्वेत व अश्वेत दोनों ही एक साथ बैठे और इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार मिले उतने संसार के किसी भी संविधान में नागरिकों को नहीं दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था इससे बहुत से देशों ने प्रेरणा ली। आगे बढ़ते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। दक्षिण अफ्रीका के इस नए लोकतांत्रिक देश में दमन करने वालों व दमन सहने वालों को एक साथ रहना था, जिसके लिए उन्हें आपसी विश्वास की जरूरत थी। लेकिन दोनों ही पक्षों को अपने अपने किस्म के डर थे। बहुसंख्यक अश्वेतों को डर था कि कहीं उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के साथ समझौता न करना पड़े। वहीं गोरे लोगों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी कि कहीं जो उनकी जमीन जायदाद है वो उनसे छीन न ली जाए। फिर कुछ समय बाद दोनों पक्ष एक समझौते के लिए तैयार हो गए। गोरे लोगों ने एक व्यक्ति एक वोट गरीबों और मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर सहमत हो गए। वहीं अश्वेत भी बहुमत के आधार पर सभी निर्णय ना लेने की बात से सहमत हो गए। मतलब हर निर्णय केवल अश्वेतों के माध्यम से नहीं लिया जाएगा, उसमें गोरे लोगों की भी रजामंदी ली जाएगी।
और वे इस बात पर भी सहमत हुए कि वो बहुसंख्यक होने का फायदा नहीं उठाएंगे, वह अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदादों पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। ये संधि जो थी ये बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसे लागू करने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच में आपसी विश्वास होना जरूरी था, लेकिन ये भी गारंटी नहीं थी कि वह भविष्य में इसे तोड़ेंगे नहीं। इसीलिए उन्हें एक लिखित दस्तावेज की आवश्यकता थी जिसमें शासकों का चुनाव कैसे होगा, चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये सब लिखा हो। उसमें नागरिकों के अधिकारों के साथ कुछ मौलिक नियम भी हो जिन्हें सरकार अनदेखा नहीं कर सके। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को हम संविधान कहते हैं। संविधान केवल दक्षिण अफ्रीका में नहीं बनाया गया, बल्कि यह हर लोकतांत्रिक देश की विशेषता है। विश्व भर में लोगों के बीच विचारों और उनके हितों में अंतर होता है और हर देश को कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है ताकि कोई भी समूह अपनी मनमानी ना कर सके, और जिसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला, ये लोगों के बीच में विश्वास और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, ये हर पक्ष के बीच में सहयोग और विश्वास को बढ़ाता है। ये बताता है कि सरकार का गठन किस प्रकार होगा और किसे निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है, तीसरा, ये सरकार के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है कि सरकार केवल अपने ही अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करेगी। चौथा, ये नागरिकों के अधिकार बताता है कि नागरिकों के पास क्या क्या अधिकार है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। पांचवा है, ये एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों की उम्मीदों को बताता है। ठीक है, जिन देशों में संविधान है वह सभी लोकतांत्रिक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण बहुत ही कठिनाइयों से हुआ है। भारत जैसे विशाल देश में जिसमें अनेक धर्मों भाषाओं के लोग रहते हैं, वहां धर्म के आधार पर हुए बंटवारे ने बहुत ही तबाही मचाई। और जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान निर्माताओं के देश के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य की बहुत चिंता हो रही थी। अब आते हैं हम संविधान निर्माण का मार्ग। सभी मुश्किलों के बावजूद संविधान निर्माताओं को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र व अन्य बुनियादी बातों पर सहमति हो चुकी थी। ठीक है, उन्होंने ये सब काम आजादी से पहले ही कर लिए थे। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू व 8 अन्य नेताओं ने एक संविधान लिख लिया था। इस संविधान में उन्होंने सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा की बात की जा चुकी थी। ठीक है, तो ये सारी बात स्वतंत्रता से पहले ही करी जा चुकी थी। 1937 के बाद भारतीय लोगों ने अंग्रेजी सरकार के असेंबलियों में जाकर उनकी कार्य पद्धति से अनुभव लिया और जिसे उन्होंने आगे कई संस्थाओं के निर्माण में उपयोग किया। ठीक है, उन्होंने उनसे सीखा और अपने यहाँ उसे लागू करने की कोशिश की। भारतीय नेताओं ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन की लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और अमेरिका की सूची से प्रभावित हुए, लेकिन भारतीय नेता केवल इसकी नकल नहीं करना चाहते थे, वे हर स्तर पर ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये सब चीजें भारत के लिए ठीक होंगी। यानी भारतीय नेताओं ने विश्व के सभी देशों की लोकतांत्रिक प्रणाली से सीख ली थी। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान को लिखने का कार्य करती है, हम उसे संविधान सभा कहते हैं। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक कराई गई थी। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संसार के कई देशों में संविधान लागू होने के बाद उसे दोबारा लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान की मौलिक बातें वहां के सामाजिक समूहों द्वारा स्वीकारी नहीं गई थी। कुछ देशों में संविधान केवल एक कागज का टुकड़ा ही था, लेकिन भारतीय संविधान में कभी भी एक बड़े सामाजिक समूह ने इस पर कोई उंगली नहीं उठाई, यानी कभी भी कोई बड़ा परिवर्तन हमारे संविधान में नहीं हुआ था।
भारतीय संविधान सभा में सार्वभौम वयस्क मताधिकार न होने के बावजूद भी हर समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग शामिल थे। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, यानी उन्हीं का राज था। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। प्रारूप का मतलब होता है एक शुरुआती संविधान बनाया, जिसके बाद उसके अंदर 2000 से अधिक सुधारों पर विचार किया गया। फिर सभा में हुई सभी बातों को रिकॉर्ड किया गया व इनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। आगे आते हैं हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, जिसमें पहला है सपने और वायदे। भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में गांधी जी का नाम नहीं था। ये आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव गांधी और उनके दृष्टिकोण की कटु आलोचना की है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दलितों को आरक्षण देने के पक्ष में थे ताकि वह इस समाज में पिछड़ न जाए, जबकि गांधी जी का मानना था कि समाज के किसी भी समूह को विशेषाधिकार देने से समाज के जो दूसरे समूह हैं उनके साथ एक अन्याय होगा। ठीक है, तो इसीलिए उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। आगे आते हैं हम संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन में संविधान का आरंभ बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होता है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका में संविधान को लिखने का एक उद्देश्य शामिल होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये पूरे संविधान का एक सार या फिर ये एक छोटा निष्कर्ष होता है। ये अलग अलग देशों की अपनी अपनी होती है। इसमें वह सभी विचार शामिल होते हैं जिस पर पूरा संविधान बना होता है। ठीक है, तो आगे आते हैं संस्थाओं का स्वरूप। हमारा संविधान केवल मूल्य और दर्शन का बयान नहीं है, बल्कि ये हमें व्यवस्थाओं को तय करने में हमारी सहायता करता है। यानी ये हमें देश को चलाने का एक तरीका बताता है। ये हम सिर्फ इसमें लोगों का विचार ही नहीं देखते हैं। ठीक है, ये हमें एक पूरी व्यवस्था बताता है। आगे आता है संविधान संशोधन। तो संविधान में किए जाने वाले सभी परिवर्तन को हम संविधान संशोधन कहते हैं। भारतीय संविधान में वह सभी नियम थे, ठीक है, जो कि शासकों का चुनाव किया जा सके, और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि किसके पास कितनी ज्यादा शक्ति होगी, ठीक है, कौन किस बारे में निर्णय ले सकता है। साथ ही संविधान में नागरिकों के कुछ अधिकार भी लिखे थे, और सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी निर्धारित थी कि इससे आगे बढ़कर सरकार काम नहीं करेगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।